इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, और थ्योरी के ज्यादातर पार्ट हो चुका है ये टॉपिक्स। मैंने बोला अगर पेपर में आना हो तो इन्हीं में से आ जाएगा। अब आज जो मुझे करना है वो दो छोटे कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है जो कि न्यूमेरिकल में या एमसीक्यूज में काम आता है, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। वो जो दो कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना है, पहला है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन को डिस्कस करना है, और दूसरा है आयनाइजेशन, उसको भी डिस्कस करना है। आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस के अंदर एटम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं, फिर जब नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो लाइट रेज इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सीरीज, लाइट के सीरीज मिलती हैं। जैसे लाइमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन 1 पे ट्रांसफर होते हैं, बाल्मर सीरीज जो कि हमने स्क्रीन पे देखा था डिफरेंट कलर के लाइट रेज, वो कब निकलते हैं हमने डिस्कस किया, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है ये हायर एनर्जी लेवल में गया कैसे था, इसको तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया। हमने तो सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि भाई हायर एनर्जी से लोअर में आए तो लाइट रेज इमिट होगी, तो हायर में गया कैसे था। हायर में गया यूं था बेटा, देखो वो जो एक्सपेरिमेंट था ना शुरू में, उसमें मैंने जो ट्यूब था उसको मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया आपको। ठीक है, इस ट्यूब को आपने कनेक्ट किया था किसी बैटरी से। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई वोल्टेज होगा बैटरी की। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट पास होता है, और करंट क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है। करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी ट्यूब के अंदर जिसमें करंट पास हो रहा है, हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर चला जाता है, ये जो करंट का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो करंट के हैं, समझ में आया, ये जाके इस ट्यूब में जो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है ना, उनके इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगे। समझ में आ गई बात। ये जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब में से पास हो रहे हैं, ये करंट के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से जाके मूव करते हुए टकराएंगे। जब टकराएंगे तो अपना एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इजाफा होगा और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा। अब मिलियंस ऑफ एटम, एटम की साइज बहुत छोटा है ना, तो आपको पता है मिलियंस ऑफ एटम्स इस ट्यूब में मौजूद है। अब कहीं कहीं कम एनर्जी मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसी एटम में फास्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं ज्यादा एनर्जी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं और ज्यादा मिल रहा है तो वो और हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है। तो ये जो हम फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए वो जब नीचे आते हैं तो वो सारे लाइट रेज हमें नजर आते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से ऊपर चला जाता है। ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर कैसे गए थे, इन शॉर्ट ऊपर ऐसे गए थे कि ये जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उनको एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से वो ऊपर चले जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया। एक्साइटेशन क्या है बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाते हैं, इसको कहते हैं एक्साइटेशन, यानी उसकी एनर्जी में इजाफा हुआ। जैसे कहते हैं ना बंदा एक्साइटेड हो गया यार, इसका क्या मतलब है, यानी जो नॉर्मल एनर्जी है ना उससे ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आ गई। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एक्साइटेशन का मतलब है लोअर एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, आप ये जो आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये ऊपर चलाएगा, इसको चला गया, इसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, और आप ये सब क्यों हुआ, आपने वोल्टेज से कनेक्ट किया तो फिर यहां से करंट फ्लो हो गया तो इसको ऊपर लेके गया ना। ये जो वोल्टेज आपने कनेक्ट किया जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया, इस वोल्टेज को कहते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज, या दूसरा नाम है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो बात क्लियर हो गई बेटा। ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अब लिख के आपको दिखा रहा हूं।
एक्साइटेशन का मतलब ये देखो, ये व्हाइट वाला करंट का इलेक्ट्रॉन है, आया, ये जो रेड वाला एटम का इलेक्ट्रॉन, इससे टकराया, एटम के इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर एनर्जी में लेके जाए, लोअर से हायर एनर्जी में जाना, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। अब लोअर से हायर एनर्जी में जाने के लिए जो एनर्जी हमने दिया है उसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, और डेल्टा ई से शो करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल स्टेट। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? सबसे कम एनर्जी पे होता है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है नॉर्मली, कम एनर्जी वाला ऑर्बिट। दो मीनिंग है, नॉर्मल ऑर्बिट, कम एनर्जी वाला ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी नाम दिया। अब वो एनर्जी कहाँ से आई इलेक्ट्रॉन के अंदर? वो तब आई जब हमने इसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट किया। तो वो वोल्टेज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज। तो वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। तो इन शॉर्ट, लोअर से हायर में जाए एक्साइटेशन कहलाएगा। लोअर से हायर में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। लोअर से हायर में लेके जाने के लिए जो आपने वोल्टेज दिया है उसको क्या कहते हैं? एक्साइटेशन वोल्टेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज भी हो, तो ये जो एक्साइटेशन वाला मामला ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, यानी सिर्फ हम ये डिस्कस करते ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा पहले, फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो ये जो नीचे से ऊपर जाएगा यानी एक्साइटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर पहले एक्साइटेशन होगा यानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पे, हो सकता है एटम के साथ, वो क्या है? वो आयनाइजेशन है। तो आयनाइजेशन को भी डिफाइन करते हैं। कभी कभी ये जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो व्हाइट वाला करंट का इलेक्ट्रॉन है और जो रेड वाला है एटम का इलेक्ट्रॉन, ये करंट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज्यादा एनर्जी के होते हैं कि जब इससे टकराते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बिल्कुल बाहर निकालते हैं। हायर ऑर्बिट में जी जाएगा इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा एनर्जी का होगा कि ये एटम से बिल्कुल निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का एटम में से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसको कहते हैं आयनाइजेशन। ठीक है। अब जो एनर्जी आपको चाहिए ताकि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो एटम में से उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और यहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको पता है ये जो करंट का इलेक्ट्रॉन आएगा वो एनर्जी देगा। इस करंट के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एनर्जी मिला? इसको मिला है बैटरी से, यानी जब आप वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो वोल्टेज जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एटम से निकल सके उस वोल्टेज को नाम देते हैं आयनाइजेशन वोल्टेज या आयनाइजेशन पोटेंशियल, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो इन शॉर्ट ये जो दो कॉन्सेप्ट था जो मुझे डिस्कस करना था, यानी इस ट्यूब में ये कुछ भी हो रहा है, एक्साइटेशन भी हो रहा है, आयनाइजेशन भी हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है। और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है कि वो एटम में से निकल रहे हैं, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। और कुछ बहुत कुछ भी हो रहा होता है इस ट्यूब में, वो हमारे बाद के टॉपिक से, यहाँ तक जो रिलेटेड था वो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल जो बेटा है, न्यूमेरिकल जो है, अगर इधर देखो ये 296 पेज नंबर है। इससे पहले का जो पेज है 295, पेज नंबर 295 से ये जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 18 के वो शुरू हो रहे हैं। एक लाइन क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर 295 पे है और बाकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है, पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी इतना लंबा क्वेश्चन है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। फिर हर सेंटेंस जो आप पढ़ेंगे उसका डेटा लिखेंगे। फर्स्ट स्टेज में मैंने तरीका बता दिया। फिर जब डेटा लिखते चले जाएंगे तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा, उसके बाद इक्वेशन पता चल जाएगा, फिर डेटा और के हिसाब से
इक्वेशन लगा के आप न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो चले इस मेथड को यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व करने चलते हैं। डेटा, पहला सेंटेंस पढ़ूंगा मैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो? ऑर्बिट रेडियस। पहले तो क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्बिट रेडियस। तो यानी रेडियस फाइंड करना है, इसको मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे शो करते हैं बेटा? एल से शो करते हैं। और सी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किससे शो करते हैं बेटा? पी से शो करते हैं, आपको पता है। और ई तक पहुंच गए, सी तक हम पहुंच गए। डी, काइनेटिक एनर्जी, ये लो काइनेटिक एनर्जी। और ई, पोटेंशियल एनर्जी, ये लो पोटेंशियल एनर्जी। और एफ, टोटल एनर्जी, ये लो टोटल एनर्जी। ये सब निकालना है आपको। रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। दिया हुआ क्या है बेटा? फिर आगे लिखा हुआ है फॉर दी बोर्स हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ये सब निकालो किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। इतना डेटा दिया हुआ, इससे क्या मतलब है? हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम जब बोला, इसका मतलब ये हुआ, ये चीज हमें पता है। क्या पता है? हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल ऑर्बिट में। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक ही तो है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट से हमें ये पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्बिट नंबर 1 में है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो नॉर्मली कहाँ जाएगा? सबसे लोवेस्ट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट का मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी में होगा। लोवेस्ट एनर्जी वही n इज इक्वल टू 1। तो ये डेटा है आपके पास, ये सारी चीजें निकालने। अब देखो इतनी सारी चीजें पूछा है इसने। एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो सारे तकरीबन इक्वेशन जो हमने ड्राइव किए थे ना, उसमें से ज्यादातर इस क्वेश्चन में क्या होगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। एक्चुअली समझ में आ गई बात? यानी एक तरीके से इस क्वेश्चन में सारे जो हमने पहले पढ़ा था, ड्राइव किया था, उसको एक दफा हमने प्रैक्टिस करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन। पार्ट ए करता हूं पहले में। क्या पूछा है? रेडियस पूछा है। पार्ट ए में क्या पूछा है बेटा? ऑर्बिट रेडियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके ऑर्बिट रेडियस फाइंड करो। तो क्या करेंगे? इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, वो वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो चलते हैं इक्वेशंस वाले पेज पर। ये देखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमने ड्राइव किया था, n स्क्वायर 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर में। और अगर एंगस्ट्रॉन्ग में यूज करना हो ये यूज करेंगे, अगर मीटर में यूज करना हो तो ये यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करें? इसमें फाइंड करें। आंसर देखो पार्ट ए का मीटर में है, यहाँ तो पता चल रहा है आंसर से कि मीटर में काउंट करना है। पेपर में क्या होगा सर? पेपर में मैंने बता दिया फर्स्ट ईयर में भी, जब तक ना बोले कि किस यूनिट में फाइंड करना है, तब तक आपको स्टैंडर्ड यूनिट में फाइंड करना है। अगर किसी और यूनिट में फाइंड करना हो तो वो बोलेगा। अब सपोज करो आपको आंसर ही नहीं पता इधर पेपर में, तो बोले ऑर्बिट फाइंड करो, तो आप क्या बोलेगा? भाई मीटर में करना है फिर ना, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। जब ना बोले तो स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10। अब एन की वैल्यू क्या है? 1। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपसे आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता है। ये जो बुक में पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक दफा रिवीजन होगा बस, इतना ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं हो। तो n इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट कर दिया मैंने, 1 इनटू दिस, यही वैल्यू आएगी। तो जो आपका आंसर है ये होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 लिखा हुआ है। ये क्या है? आप यहां तक करो, आपका आंसर सही है। अब बुक में ऐसे क्यों लिखा है? ये वही है, सिर्फ लिखने का जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया है। ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म में लिखा है ये उसी के बराबर है। देखो इसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ये एक्स्ट्रा काम है, ना करो कोई मसला नहीं, ये वही तो है। आपका आंसर सही है, लेकिन बुक में साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है।
तो अगर लिखना चाहें सर क्या करें, पहली बात तो है कि जरूरी नहीं है आपको मार्क्स मिल जाएगा, आंसर सेम है, सिर्फ फॉर्म चेंज है। दूसरी बात, अगर करना चाहें तो कैसे करें सर साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये मैं तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, साइंटिफिक नोटेशन ये होता है, साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो दिया है, पॉइंट से पहले नॉन जीरो एक वैल्यू जरूर होना चाहिए। साइंटिफिक फॉर्म ये है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो वैल्यू जरूर होना चाहिए और बाकी वैल्यूज पॉइंट के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले जीरो है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या करना होगा, 5 को इधर लाना पड़ेगा, यानी पॉइंट को हम इधर लेके जाते हैं। अब क्या हुआ, अब साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पॉइंट को इधर लेकर गया, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मैंने पॉइंट को आगे बढ़ाया एक, तो अब एक वैल्यू पॉइंट से पहले, बाकी वैल्यूज पॉइंट के बाद, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने चेंज कर दी, ऐसे वैल्यू पे थोड़ी चेंज लगा सकते, तो इस चेंज को कैंसिल करने के लिए आपको इधर एक काम करना पड़ेगा। आपने राइट डायरेक्शन में एक पॉइंट आगे बढ़ाया ना, यानी इसकी वैल्यू को आपने बढ़ा दिया। अब जितना पॉइंट आपने आगे बढ़ाया उतना यहाँ पर माइनस लगाना होगा। कितना आगे लेके गया, एक वैल्यू पॉइंट को आगे लेके गया, तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, -10 -1 -11, ये -1 इस काम को कैंसिल करता है। समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर तो है ना? क्या किया आपने, साइंटिफिक नोटेशन बनाना सिखा रहा हूं, पॉइंट को एक डिजिट आगे लेके गया, तो भाई तुमने इसको वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इसको कम वापस कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जितना आप आगे लेके जाएंगे, एक डिजिट आगे लेके गया, उतना यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो वैल्यू वही रहेगी। तो -10 -11 -10 -1 -11, तो ये वैल्यू इज इक्वल्स टू ये है। बस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर सही है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट जितना डिजिट आगे लेके गया उतना इधर माइनस लगाओ, तो ये जो आपने बढ़ा दिया उधर से आपने कम कर दिया, तो वैल्यू वही के वही रहेगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है बी पार्ट, एंगुलर मोमेंटम एल। क्या फाइंड करना है, एल। अच्छा मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता। एंगुलर मोमेंटम, तो अगेन इक्वेशन वाले पेज में चलते हैं। अब देख लो बेटा, एंगुलर मोमेंटम के पास आपके पास इतने सारे इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन इस साल हमने पढ़ा है, बोर्स के पोस्टुलेट से आया, इसी चैप्टर में पढ़ा है। ये दो इक्वेशन फर्स्ट ईयर से, कौन सा यूज करूं, डायरेक्ट ये यूज करो ना, सिंपल भी है। एन पता है 1 है, एच बार के कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा आपको दी जाती है पेपर में। ठीक है बेटा, तो एन मालूम है, एच कांस्टेंट वैल्यू तो हमें देना चाहिए, तो ये देखो मैंने इधर लिख दिया, एच बार है, सॉरी एच बार, एच बार की ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू। कौन सा यूज करूं सर, जब तक ना बोले आप क्या करो, स्टैंडर्ड यूनिट यूज करो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल्स में, जूल्स स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मैं एच की जगह 1.05 एक्सपोनेंट -34 यूज करूंगा। तो दो बातें समझ में आ गई हमें यहाँ पे, एक इक्वेशन ये वाला यूज करना है, दो एन की वैल्यू 1 है, एच बार की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में 1.05 एक्सपोनेंट -34। ये भी मुश्किल नहीं है, 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय 1.05 एक्सपोनेंट -34, 1.05 एक्सपोनेंट -34, ये आपके पास आएगा आंसर। और ठीक है, जूल्स इनटू सेकेंड इसका यूनिट होगा। लेकिन बुक में क्या आंसर दिया है, क्या यही आंसर दिया हुआ है, देख लो बुक में आपका बी का आंसर 1.1 आया है। क्या आया है, 1.1। यहाँ पे क्या है, 1 × दिस 1.05 किया क्या है। अब मैंने बोला बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता है, ये भी एक्स्ट्रा काम आपने यहाँ तक किया, समझ में आया बेटा, 1 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करो, यही आएगा आपका आंसर, सही है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में किया हुआ है, करने का तरीका मैं समझा दूंगा, लेकिन करना जरूरी नहीं है। ये क्या किया इसने, 1.05 एक्सपोनेंट -34 को 1.1 लिख दिया, ये राउंड ऑफ कर दिया। तो एक साइंटिफिक नोटेशन किया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया बेटा, राउंड ऑफ कर दिया, यानी अप्रॉक्सीमेट आंसर है, जबकि ये एग्जैक्ट आंसर है। अब राउंड अप कैसे करते हैं, आपको पता है राउंड अप का रूल, अगर लास्ट वैल्यू 5 से कम हो, जैसे 1.5
2 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली हमें पता है कि 1.2 को अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। ये हमें राउंड अप किया है। रूल क्या है, रूल ये है अगर लास्ट वैल्यू, ये तो हमें पता है 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1 है, आपको हर कोई भी बोल सकता है, लेकिन रूल क्या है भाई, 1 कैसे हुआ? रूल ये है कि लास्ट वैल्यू, ये देखो अगर 5 से कम है तो उसको हटाना चाहिए बस, और उसकी जगह 0 पुट करो, लिखो ही नहीं। लास्ट वैल्यू 5 से कम है, उसको हटा दिया तो ये राउंड अप हो गया 1.2 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तब क्या होगा राउंड अप, आप बताओ। 1.8 ऑलमोस्ट 2 के बराबर रफ, आप कॉन्सेप्चुअली आपको पता है कैसे राउंड अप करना। 1.8 ऑलमोस्ट 2। 1.5 को क्या करें, 5 या 5 से ग्रेटर जब भी हो तो क्या करना होगा, 1.5 को भी राउंड अप करके 2 लिखेंगे। रूल क्या है, जब 5 या 5 से ग्रेटर हो तो लास्ट वैल्यू को हटाना है, जैसे यहाँ पे हटाते थे, लेकिन यहाँ पे एक और काम भी करना है, उससे पहले वैल्यू पे एक ऐड करना है। तो लास्ट वैल्यू को हटा दिया, इस पे एक ऐड कर दिया तो 1 + 1 2 हो गया। और यहाँ पे भी वही देखो, ये 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है, 1.8 है, हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा। रूल क्या है, क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर है, लास्ट वैल्यू को हटा दिया और इस पे एक ऐड कर लिया तो 1.1 इज इक्वल टू 2। ये राउंड अप करने का तरीका। तो ज़रूरी नहीं, 2 काम बुक में किया था, एक साइंटिफिक नोटेशन ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, लेकिन तरीका बता दिया, अगर कोई करना चाहे तो करे। आपका आंसर सही है उसके बगैर। 2 जो एक्स्ट्रा काम किया यहाँ पे राउंड अप किया, ये भी ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर कंप्लीट सही है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर करना चाहो तो तरीका मैंने बता दिया। 5 से कम पे कैंसिल करके वही लिख दो, 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा भी कैंसिल करके एक दूसरे पे ऐड करो। तो ये आपके पास आया एंगुलर मोमेंटम का की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड करना था, बहुत सारी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है, आर फाइंड किया, एल भी फाइंड हो गया, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम हो गया, सॉरी आर भी हो गया, लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है, पी हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब हमें लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है, ये तो आपको पता है मैट्रिक्स से और फर्स्ट ईयर से भी। लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन होता है m इंटू वी। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है तो इसको हम नॉन सपोज कर सकते हैं। लेकिन v तो हमें नहीं पता, v कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, हमें क्या पता वेलोसिटी क्या। तो ये वाला इक्वेशन तो नहीं लग सकता भाई, ढूंढ लो कहीं और। p नजर आ रहा है जी, इधर देखो बेटा, यहाँ पर भी p नजर आ रहा है आपको। ये फर्स्ट ईयर और मैट्रिक्स से इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम होता है r इंटू लीनियर मोमेंटम, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, L इज इक्वल टू R इंटू पी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो P की जगह मैंने क्या लिख दिया, L इज इक्वल टू आर पी या आर पी इज इक्वल टू एल, जगह चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि P निकालना है, P को मैंने लेफ्ट पे लिखा। अब P चाहे R को इधर डिवाइड किया, L अपॉन R। अब L इधर तुमने फाइंड किया हुआ है 1.1 एक्सपोनेंट -34, और R फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया है, अगर आपको याद हो, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, फर्स्ट पार्ट में हमने R फाइंड किया। तो L की वैल्यू बी पार्ट में फाइंड हुआ है, R की वैल्यू ए पार्ट में फाइंड हुआ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर, P इज इक्वल टू 2.0 से कैलकुलेटर से करो तो ये आएगा 2.07 एक्सपोनेंट -24, और यूनिट होगा के जी, ठीक है बेटा, मीटर पर सेकेंड, ये है यूनिट। अब एक काम करते हैं, मैंने बोला ये फाइनल आंसर है, जो कैलकुलेटर से आया वो आपका आंसर सही होगा, वही वहां तक करो काफी है। अब आप बुक वाली हरकत अगर करना है हमें, उससे मैच कराना है, तो क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में तो है, देखो पॉइंट से पहले एक वैल्यू और बाकी बाद में, राउंड अप करते हैं। अब राउंड अप करेंगे तो क्या होगा, ये कोई बता सकता है,
आंसर आपका आ गया बेटा, सही है। अब इसको राउंड ऑफ अगर मैं करूं, क्योंकि बुक में राउंड ऑफ करके दिया है, क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2.10 2. 2.10 बिल्कुल सही है, 2.10। अब 2.10 को आप क्या लिख सकते हो? 2.1, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में जो जीरो उसको ना भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तो 2.10 हो गया। क्यों? अगेन वही वाला रूल लगा, देखो 7 5 से ग्रेटर है तो लास्ट वैल्यू को हटा दिया, उससे पहले पे एक ऐड कर लिया, तो ये आपके पास 1 आ गया। या तो 7 10 के बिल्कुल करीब, कॉन्सेप्चुअली डायरेक्ट 10%। बिल्कुल सही है। कुछ कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो 2.1 वही 2.10 के बराबर है, 0 नहीं लिखो, कोई इशू नहीं। एक्सपोनेंट माइनस 24। अब देखते हैं यही आया है, देखो 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 24, यानी इसने राउंड अप भी किया है और साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन मैंने अगेन बोल रहा हूँ, आप ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर निकाल के दो बस, आपका आंसर सही होगा। अब लास्ट पेज पे था, तो आगे देखते हैं आगे क्या फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है हमें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना है, टोटल एनर्जी भी फाइंड करना है। ये आप ट्राई करें। मैं आज की जो रिकॉर्डेड वीडियो बिल हो गई, रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी भेज दूंगा आपको, और आज का नोट्स भी मैं भेज दूंगा, उसमें इनके इक्वेशंस भी मौजूद हैं। ये आप खुद ट्राई करें घर पे, बाकी कल मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे करा दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बेटा? तो आज एक की करा जो दें सर, एक और करा दें, डी वाला करा दें सर। बिल हो गई ना ये बेटा? काइनेटिक एनर्जी। चले ठीक है, इसको मैं करा दूंगा। काइनेटिक एक एनर्जी का करा दें। इक्वेशन ठीक है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हमने बोला यूज नहीं हो सकता क्योंकि वी हमें नहीं मालूम, ये ठीक यूज है। कर सकते हैं जो नया इक्वेशन हमने ड्राइव के ई स्क्वायर अपॉन 2r। अपॉन क्यों? टू क्योंकि आर, हाँ आर, ये बात। हाँ आर ए पार्ट में फाइंड किया है, आर की वैल्यू पार्ट ए में। ठीक है सर। ई और के क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है, ये आपको दी जाती है। ये देखो कांस्टेंट वैल्यूज, हाफ ई एम वी। और ई और के की वैल्यू भी मालूम है, ये उसमें पुट कर दो। ये आप लोग करें, मैं इसको भेज दूंगा आपको, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है बेटा? समझ में आ गया आ गई ओके बात सर। जी? उसको पुट कर देना बस। ये देखो हो गया के ई स्क्वायर ओवर 2r। मैंने बोला के की वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यूज में गिवन है 9.9, ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 स्क्वायर, और आर की वैल्यू ये है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा ये जूल्स में आएगा ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब बात लंबी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करेंगे तो फाइनल आंसर ये आएगा। ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से होगा, तो ये आप कोशिश करें, मैं कल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फिर कोई ओके क्वेश्चन सर। नहीं है? काइनेटिक एनर्जी कल दोबारा करा दूंगा। अब टाइम हो गई, कोई इशू नहीं है बेटा? कोई सवाल? नो नो सर। प्रॉब्लम। तो नो सर। थोड़ी देर आप लॉग आउट ना करें, मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा फिर अटेंडेंस देख लूँ। मोहम्मद मीसम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद साकिब। तो बेटा शुरू में और भी लोग थे ना, मोहम्मद मीसम, ठीक है, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अब्बास। ठीक है बेटा? ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। मैं आपको बाकी लेक्चर और रिकॉर्डेड और नोट्स भेज दूँगा। काम ज़रूर डेली करें। जी बेटा? मोहम्मद अब्बास नहीं, फिर मैं तो अब्बास हूँ। हाँ मैसम अब्बास ही है, मोहम्मद अब्बास है नहीं, इसमें मैंने गलती से मैसम मोहम्मद अब्बास है। सही है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह।